नमस्कार दोस्तों, मैं राज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसके माध्यम से आपको मैं पॉलिटी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो या इंडियन पॉलिटी या गवर्नेंस से रिलेटेड हो, जो कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ाऊँगा और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में क्लियर करके दूँगा। और ये मेरा पूरा लेक्चर जो होगा वो यूपीएससी के पैटर्न पे बेस होगा। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उनको भी मैं आपको बताते चलूँगा। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आज तक पूछे हैं यूपीएससी ने, वो भी मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो की सीरीज लंबी चलेगी और डेली मैं आपके लिए एक एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप इससे जुड़ते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ आपको समय देना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ आपसे बात करूं, जरूरी है कि ये मैं आपको पहले बता दूं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था का उदय कैसे होता है, अर्थात विश्व आज जिस मुकाम पे पहुंचा है, जिस तरह से हम डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल रही है, डेमोक्रेसी का जो लेवल है वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, उसकी यात्रा कैसे शुरू हुई और वो कहाँ तक पहुंचा या आगे कहाँ तक और जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एक लंबी सीरीज बनेगी। तो सबसे पहले मैं एक आपको दार्शनिक की बात बताता हूँ, अरस्तु, जिन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो समाज में नहीं रहता तो या तो वो पशु है या वो देवता है। तो अगर उन्होंने ही कहा कि अगर वो समाज में रहता है तो उसको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसके अनुसार वो समाज को सुचारू रूप से चला सके, और जिस व्यवस्था को आमतौर पर कहा जाता है स्टेट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मनुष्य है, ठीक है, तो वो समाज में रहेगा। तो मान लीजिए ये ढेर सारे मनुष्य का एक ग्रुप है, ठीक है, जो आपस में मिलकर एक संरचना का निर्माण करता है जिसको नाम दिया जाता है सोसाइटी, यानी कि समाज। इसको हम नाम देते हैं समाज। अब देखिए, समाज में अभी जैसा मैंने कहा कि कई सारे समुदाय या कई सारे व्यक्ति मिलकर एक बृहद संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं समाज। अब अगर इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है इन सभी व्यक्तियों में या व्यक्तियों के समूह में डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधताएं होंगी, जो कि इनके धर्म को लेकर हो सकती है, इनके जाति को लेकर हो सकती है, इनके मूल वंश या वगैरह वगैरह किसी भी चीज को के आधार पर इस तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। तो जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे आपस में कोलिजन का चांसेस भी बढ़ जाता है। जैसे कि अगर डाइवर्सिटी होगी तो इनके हित डिफरेंट टाइप के होंगे। किसी को पूजा करना पसंद है, किसी को नमाज पढ़ना पसंद होगा। इस तरह मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर इस तरह की डाइवर्सिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में, इन सभी समुदायों के जो सभी लोग हैं, इनमें टकराहट के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो टकराहट के चांसेस बनेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि इस समाज को एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए जो कि इनके लिए नियम बना सके और उस नियम को इम्प्लीमेंट कर सके, और जो भी समाज के लोग हैं उस संस्था द्वारा बनाए गए नियम को माने। तो अगर कोई समाज इस लेवल पे पहुंचता है कि वो अपने लिए एक संस्था का निर्माण करे जो कि उसके लिए कानून बनाए, उसके लिए नियम बनाए, तो उस संस्था को नाम दे दिया जाता है स्टेट, यानी कि राज्य। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक समाज जब इस लेवल पे पहुंचता है कि वो किसी संस्था को अपने ऊपर नियम बनाने के लिए या अपने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो जो नियम बनाने की शक्ति है किसी संस्था को दे दे, तो उसको हम स्टेट का दर्जा देते हैं। तो कहने का मतलब एक राज्य के अंदर डिफरेंट तरह के समाज हो सकते हैं या कोई एक बृहद समाज बनके एक राज्य का निर्माण कर सकता है। तो अगर कोई राज्य बनता है तो उसके क्या कंपोनेंट होते हैं ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, अगर कोई राज्य बन रहा है तो राज्य बनने की प्रक्रिया में उसके जो तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो उसके 4 तत्व होते हैं।
ठीक है। तो ये 4 तत्व होते हैं। क्या होता है? टेरिटरी यानी कि क्षेत्र, उसका एक अपना लैंड होता है, ठीक है। उसके पास जनसंख्या होती है, उसकी एक सरकार होती है, और उस सरकार के पास संप्रभुता होती है। तो यहाँ से एक सामाजिक संरचना की शुरुआत होनी, सामाजिक संरचना के थ्रू पहले समाज बनता है, उसके बाद राज्य का कॉन्सेप्ट आता है, फिर राज्य के कॉन्सेप्ट से ये 4 चीजें निकल के आती हैं। सरकार का कॉन्सेप्ट आता है, फिर सरकार के कॉन्सेप्ट आने के बाद फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शुरू होता है, और फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में विधि बनती है, फिर संविधान की जरूरत पड़ती है, फिर उसको डिफाइन किया जाता है कि सरकार किस तरह की है, लोकतंत्र है या राजतंत्र है या राजशाही है, डेमोक्रेसी है, क्या है, वो सब हम बाद में समझेंगे। फिलहाल अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है। उन व्यक्तियों ने एक समूह बनाया, फिर समूह आपस में कई समूह मिले, फिर समाज का निर्माण हुआ, फिर समाज को चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी की जरूरत पड़ी, फिर राज्य का निर्माण हुआ, फिर राज्य निर्माण की प्रक्रिया में जो राज्य के ये तत्व थे, इन सारे तत्वों को उसमें समाहित किया गया, फिर उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब राज्य जो है, ठीक है, इसके 4 ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति हो, अर्थात राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता हो, उसको विधि बनाने का अधिकार हो, और लोग उसके द्वारा बनाई गई विधि को माने। कहने का मतलब जिसके पास राजनीतिक पावर है, ठीक है, जिसको लोगों ने स्वीकार किया है राजनीतिक अथॉरिटी के रूप में, चाहे वो एक व्यक्ति की संस्था हो, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, तो उसको हम आम बोलचाल की भाषा में सरकार कहते हैं। अभी हम किताबी डिफिनीशन पे नहीं जाएंगे, पहले हम चीजों को ऐसे अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम राज्य के अंतर्गत ये 4 चीजें देखने को हमें मिलती है। क्षेत्र का मतलब होता है कि उसका अपना एक टेरिटरी हो जिसपे उसका अधिकार हो, ठीक है। जनसंख्या का मतलब वहां पे लोग रहते हों। सरकार मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो है संप्रभुता। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात, ये चारों चीज जो होती है, ये चारों कंपोनेंट जो होते हैं किसी राज्य के लिए अपरिहार्य होते हैं, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता, इसमें किसी को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास 3 चीज है, 3 गुण है, 3 तत्व है, एक नहीं है तो आप राज्य हो गए, ऐसा नहीं। ये चारों चीज राज्य के लिए अपरिहार्य, मतलब जिनको किसी भी स्थिति में कम ना किया जा सके, टाला ना जा सके। अगर एक भी चीज अगर इसमें मिस होती है तो राज्य फिर राज्य नहीं कहलाएगा, राज्य का स्टेटस उसको नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं संप्रभुता की। तो यहाँ पे मैं अलग से आपको संप्रभुता समझाऊंगा, ठीक है। संप्रभुता का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर राज्य की जो सरकार है उसके पास इतनी पावर है कि वो अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसके निर्णय किसी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति द्वारा प्रभावित ना किए जा सके, बदले ना जा सके, तो हम कहते हैं कि वो राज्य संप्रभु राज्य है, सोवरेन राज्य है, यानी कि इसके बाह्य या आंतरिक, ठीक है। तो एक बाहरी शक्ति यानी कि एक्सटर्नल पावर और इंटरनल पावर किसी भी तरह से हस्तक्षेप ना कर सके राज्य की निर्णय लेने की क्षमता में, तो हम कहेंगे कि हम ये सरकार जो है वो संप्रभु सरकार है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कॉलोनियल रूल में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था तो हमारे पास ये 3 चीजें उपलब्ध थी, ठीक है। हमारे पास ब्रिटिश भारत था यानी कि एक क्षेत्र था, जनसंख्या थी और सरकार थी जो कि वायसराय के कंट्रोल में थी। ये 3 चीज हमारे पास थी, लेकिन संप्रभुता के अभाव में संप्रभुता नहीं थी, इसलिए हमारे भारत को यानी कि ब्रिटिश इंडिया को उस समय राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय जितने भी लॉ होते थे वो वायसराय के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते थे, उसको ब्रिटिश संसद अप्रूव करती थी, क्राउन का सिग्नेचर होता था उस पर। उसके बाद वायसराय का काम था सिर्फ प्रतिनिधि के रूप में, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत के शासन व्यवस्था की देखरेख करना।
तो हम कह सकते हैं कि हमारे निर्णय जो होते थे वो ब्रिटिश शासन के द्वारा बनते थे, इसलिए हम संप्रभु नहीं थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या थे। अगर राज्य बना तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए डिफरेंट फिलोसफर जो हैं अलग अलग सिद्धांत देते हैं। तो इसके लिए 5 सिद्धांत जो हैं वो माने जाते हैं, जिसको मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। पॉलिटी में सिर्फ वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगेगी, जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होगी, संविधान के विकास की शुरुआत होगी, वहाँ से ही एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। अभी तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत में ये कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो एलीट क्लास के द्वारा करी गई है, जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज के शोषित वर्ग को दबा के रखना, उनको और ज्यादा शोषित करना। इस वजह से राज्य की उत्पत्ति की गई है। इस सिद्धांत को मानने वालों में कार्ल मार्क्स का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य जो है वो सिर्फ एक वर्ग की संस्था है, जिसको सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो सर्वहारा वर्ग हैं जो उन पर शासन किया जा सके बुर्जुआ वर्ग के द्वारा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो शोषण करते हैं और दूसरा वो जो शोषित होते हैं। यानी कि शोषणकर्ता और दूसरे शोषित, शोषक और शोषित। समाज में सिर्फ 2 ही क्लास होती है। मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट मार्क्स के फिलॉसफी में नहीं था। उन्होंने कहा सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग होता है जो कि शोषण करता है, ठीक है, और दूसरा सर्वहारा वर्ग होता है जो शोषण का शिकार होता है। तो शक्ति सिद्धांत इसी के रूप में कार्य करता है कि जो समाज के एलीट क्लास है, जो बुर्जुआ वर्ग है, उन्होंने राज्य का निर्माण इसलिए किया क्योंकि वो सर्वहारा वर्ग पर शासन कर सके। कहने का मतलब राजवाज कुछ नहीं, बस एलीट क्लास के द्वारा बनाया गया एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा वो निम्न वर्ग पे यानी कि सर्वहारा वर्ग पे शासन कर सके। दूसरा सिद्धांत जो निकल के आता है वो है दैवीय उत्पत्ति, ठीक है। ठीक, कुछ फिलोसफर मानते हैं कि ये डिवाइन गिफ्ट है, यानी कि ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई एक व्यवस्था है जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए। और अरस्तु जैसे फिलोसफर कहते हैं कि ये एक सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो कि अरस्तु जैसे लोग मानते हैं। और वो कहते हैं कि मनुष्य अगर सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको इस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी और वो आपस में मिलकर इस तरह के एक समाज का निर्माण करेंगे। और 5वीं जो चीज है, चौथा जो सिद्धांत है वो सामाजिक संविदा का सिद्धांत है, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, सामाजिक संविदा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि समाज के लोग जो होते हैं वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मतलब एक संविदा बना लिए कि हमें इस तरह की विधि बनानी है जिसके थ्रू हम अपने आप को गवर्न करा सके किसी बॉडी के थ्रू, और हमारा जो विकास है वो निरंतर चलता रहे, तो जो समाज के रिसोर्सेस हैं शांतिपूर्वक उसका उपयोग किया जा सके और समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय हो सके। तो एक सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसमें चलता है। सबसे जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो विकासात्मक सिद्धांत, यानी कि इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासात्मक
ठीक है। तो विकासात्मक सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि राज्य जो है वो एक दिन की उपज नहीं है, इसका क्रम इसके विकास का एक निश्चित क्रम होता है, जो कि अभी जैसा मैंने समझाया, व्यक्ति से समूह, समूह से समाज, समाज से फिर राज्य के बाद फिर सरकार का कॉन्सेप्ट आता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरह के लोकतंत्र, प्रजातंत्र वगैरह वगैरह सब निकल के उससे आते रहते हैं। तो विकासात्मक सिद्धांत ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति एक दिन का परिणाम नहीं है, ये सदियों की व्यवस्था, सदियों की यात्रा है, जो कि एक निश्चित समय में शुरू हुई और धीरे 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 एक विकास क्रम में विकसित होती गई, और आज जिस तरह से हमारे डेमोक्रेटिक रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, जिसको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और जिसमें रहते हैं। तो ये 4 सिद्धांत आमतौर पर राज्य की उत्पत्ति के माने जाते हैं। पहला शक्ति सिद्धांत, दूसरा दैवीय उत्पत्ति, सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत, और उसके बाद सामाजिक संविदा, और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मान्य सिद्धांत है वो है विकासात्मक सिद्धांत। तो इन 4 सिद्धांत के थ्रू ऐसा माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि सरकार जब स्थापित होती है तो सरकार का स्वरूप क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, राजतंत्र क्या होता है, धनतंत्र क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे की वीडियो यानी कल की वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पॉलिटी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी सब क्लियर होंगी आपकी। इसके साथ साथ करंट अफेयर की चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जो भी लगेगा हमें कि इस विषय में आपसे बात करनी चाहिए, उसको मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और बहुत ही अभी तो मेरा ये पहला वीडियो है, आगे जैसे जैसे थोड़ा सा और मेरे पास एक्सपीरियंस होता जाएगा, मैं आपके लिए और सारी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और ये सिलसिला शुरू हो गया तो मैं आपके लिए वीडियो लेके ही आता रहूँगा डेली, या एक दिन के अंतराल पे मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। तो ये अगर सिस्टम मेरा ये काम शुरू किया है तो अब चलता रहेगा, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अगर आपकी नहीं क्लियर हुई है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक शेर याद आ रहा है जो कहना चाहूँगा, क्या सोचे ज़िंदगी में क्या होगा, क्या सोचे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।